दोस्तों आज हम लोग नीट पीवाई की डिस्कशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम लोग क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पीवाई क्यूज के डिस्कशन को। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 3s के टर्म्स में, 3p 3d के टर्म्स में। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम समझते हैं। देखिए हम किसी एक ऑप्शन से लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3s2 क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास है 3p, और 3p में इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए तो 3p में इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और 3d में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस स्टेट में है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ, ठीक है, तो जब इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3s2, इसको लिख सकता हूँ 3p, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास होगा ये 3, और यहाँ पे हो गया d, आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी की कंपेयर करें कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो देखिए ग्राउंड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं था कि ये जंप करके इधर चला जाए, लेकिन जैसे ही आपने एनर्जी दिया अब ये यहाँ से जंप करके इधर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में है, तो एनर्जी जो होगा किसका, एक्साइटेड स्टेट का, ये पॉइंट याद रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगा किससे, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ आप ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि पहले तो आप देख लीजिए कि कौन ग्राउंड स्टेट में है। तो पहले वाला केस जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। अब देखिए दूसरे वाले केस की अगर बात करें तो दूसरे वाले केस का अगर आप ग्राउंड स्टेट बनाते हैं तो दूसरे वाले केस का ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा, 3s2 सेकेंड ऑप्शन का, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा सेकेंड ऑप्शन का 3p। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर गए हैं, देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो एक्चुअली p के हैं, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर आप ग्राउंड स्टेट में रखोगे इसको, तो ग्राउंड स्टेट में आप इसको रखिएगा तो इसका हो जाएगा 5, और 3d क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। अब देखिए अब आपने जब इसको एनर्जी दिया तो यहाँ से क्या हुआ है कि 3p के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, d2 में चले गए, ठीक है। तो ये जो आपका है ये ग्राउंड स्टेट का कंडीशन है और ये एक्साइटेड स्टेट का कंडीशन है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन अगर d में आया है, p से आया है, यानी ये भी एक्साइटेड स्टेट का है और ये भी एक्साइटेड स्टेट का है। लेकिन अब देख लीजिए एक्साइटेड स्टेट में जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसी का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो है इसके पास ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप बोलिएगा कि सेकेंड वाला जो है ऑप्शन ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देख लीजिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्साइटेड स्टेट में सोचिएगा ऐसा, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट है और वहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका एनर्जी क्या होगा जी, मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। The velocity of light is 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength in matter of a quantum of light with frequency of 8 into 10 to the power 15 per second? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, वो होता है 6.63 दिया गया है आपके क्वेश्चन में, इंटू 10 to the power -34, और ये क्या है, ये आपका जूल सेकेंड है। दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, और ये वैल्यू कितना दिया गया, 3.0 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और तीसरी वैल्यू क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लेमडा। तो देखिए लेमडा, म्यू और सी में क्या रिलेशन है, देखिए अगर आप इस रिलेशन को निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ लाइट निकालते हो वो कैसे लिखते हो, वो आप लिखते हो h न्यू, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो। अब एनर्जी को हम लोग एक और फॉर्मूला देते हैं, वो देते हैं hc/λ, हाँ या ना, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, अगर मैं इस 2 इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, देखिए इसको मैं एक इक्वेशन मान लूं और एक और एनर्जी का फॉर्मूला ले लूं, क्या E =
एच सी बाई लेमडा कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को मैं अगर इक्वेट कर दूँ, सेकेंड और वन को मैं अगर इक्वेट कर दूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू एच न्यू। अब बताइए एच से एच कैंसिल हो गया, तो अब आपको लेमडा निकालना है, तो लेमडा कैसे निकालोगे, सी बाई न्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स दिया गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, अब देखिए 3 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8 है। अब मैं इस पावर वाले को इधर ले रहा हूँ और ये वैल्यू चला गया किधर जी 10⁻⁻15। अब देखिए अगर मैं क्या करूँ कि इस पावर में से एक 10 को मैं अगर यहाँ दे दूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ 30 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻, मैं क्या लिख सकता हूँ 7, और इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻15। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने जो 8 पावर है उसको कम किया 1 से, तो हमें एक वैल्यू 0 बढ़ा दिया 30 पे। अब आपको यहाँ से डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करते हो, 30 है आपके पास, ठीक है। अब 30 में आपको क्या देना है 8 से डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स ले जाइए, तो ये हो गया 24 हो गया, तो ये आपका हो गया 6। यहाँ पे ये वैल्यू कट गया, अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप लगाइए डेसिमल और एक उतारिए 0। अब 8 और 60 में, 8 से 60 में डिवाइड करिए, तो 7 टाइम्स ले जाइए, तो ये हो जाएगा 56। फिर यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 4, फिर ऊपर से आएगा 0, तो फिर इसको ले जाइए, तो आप 8 को कितने टाइम्स ले जाइएगा कि 40 आपको आए या उससे कम आए, ठीक है। तो 8 में 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 40, और ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू आया वो कितना है 3.75। अब इस पावर को आप आपस में क्या करोगे, तो ये हो गया 7 और इसका है माइनस, तो -15, इसको सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू होगा 3.75 इंटू ये माइनस में कितना आएगा, तो -8 और 7 15 होता है, तो इतना आपका आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में आएगा जी मीटर में आएगा। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कौन सा आएगा जी 4th वाला। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the electron falls from n equals to 4 to n equals to 1 in hydrogen atom, ठीक है। गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दिया गया है। तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या अप्रोच लगाना है। देखिए अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या एनर्जी, ठीक है। अगर आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले एनर्जी निकालना है। अब देखिए एनर्जी कैसे निकालना है, देखिए एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे 2 टर्म बोला गया। देखिए एक जो आपका मान लीजिए कि ये क्या है जी, ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट सेल और ये है 4th सेल। अब बोल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ गिरा रहे हो, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। अब इस रेडिएशन का आपको क्या निकालना है, न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ 2 टर्म सोचना है। अगर मैं इसके एनर्जी को, इस हाइड्रोजन के इस फर्स्ट वाले एनर्जी को क्या मान लूँ E1 मान लूँ, ठीक है, और इसको क्या मान लूँ मैं E2 मान लूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ E4 माइनस E1। यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगा, और जब यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगा तो उस फॉर्मूले को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, तो एक और फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो फार्मूला यूज करेंगे आपका H न्यू। ये 2 इक्वेशन से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए या तो आप 1 बाई 1 करके कैलकुलेट कर लीजिए, E1 पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो E1 निकालिएगा तो ये कितना होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये जूल के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं, इंटू आपका होता है Z² अपॉन n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -2.18 इंटू 10⁻, क्या हो गया -18। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, एन का वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर,
तो E1 का वैल्यू तो आपको निकल गया कितना, इतना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आप E2 की वैल्यू निकालिए। E2 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया -2.18, ठीक है, इंटू 10⁻18 और डिवाइड कर दीजिए इसमें कितना से, 16 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको E4 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगा माइनस में आपको इतना आएगा -0.136। ठीक है, यहाँ से आपको निकल गया, तो यहाँ से आप ये E का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालिएगा, -E4 करिए 0.136 माइनस क्या लिखिएगा 2.18। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 10⁻18 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा, इंटू 10⁻18 माइनस 2.18 इंटू 10⁻18। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इतना इंटू 10⁻18 माइनस 0.136 इंटू 10⁻18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितना आएगा 2.044 और यहाँ पे 10⁻18 होगा। ये आपका जूल आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये हमने फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कर लिया। अब सेकेंड वाला कैलकुलेशन से आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, डेल ई अपॉन एच लिखिएगा। डेल ई का वैल्यू कितना आ गया 2.044 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 6.625 इंटू 10 कितना हो गया -34। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.044 डिवाइडेड बाई 6.625 इंटू, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 10⁻18 और ये हो गया 10⁻34। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.308 और यहाँ से अब यहाँ से माइनस करिए तो ये होगा 10⁻, ये दोनों ये नीचे से ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब ये भी आपको प्लस में पावर आएगा। ठीक है, तो 14 में से आप 8 निकालिए तो ये हो गया 6 और ये हो गया, ये आपका होगा 16। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, ये हो गया 16, तो 16 आपका आ गया। अब डेसिमल को आप शिफ्ट करिए, इस डेसिमल को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15 और ये पर सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो मैच कर लीजिए आपका आंसर कौन सा है, तो ये वाला आंसर आपका है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसमें दिया गया है कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट शुड बी। तो यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आप हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए, हम क्या जानते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z² अपॉन N² के, है ना। तो अगर आप एनर्जी का रेशियो लीजिएगा, ठीक है, ये जो एनर्जी आपको दिया गया, ये किसका दिया गया, सेकंड का। तो अगर मैं E2 निकालूंगा तो E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर और N2 मतलब 2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूँ तो लिखूंगा 1/4। उसी तरीके से अगर आप 4 का निकालिएगा तो E4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके जी, 1² डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/16। यानी आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E4 का रेशियो लूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E1 का वैल्यू दिया है -328, आपको E4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो E4 अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा -328 इंटू, ये हो गया 4 और ये नीचे चला जाएगा क्या जी 16, ये हो जाएगा 4 और इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो -82 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला गया है कि डेल्टा एक्स इक्वल है किसके जी, डेल्टा पी के,
ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अगर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करूं तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई हम लोग लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी के जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कैसा, h/4 पाई। और अगर मैं इसको डेल्टा एक्स स्क्वायर ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ h/4 पाई। और मैं अगर इसको डेल्टा एक्स की बात करूँ तो डेल्टा एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगा h/पाई, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या है जी आपका डेल्टा पी है। और डेल्टा पी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम डेल्टा वी लिखते हैं। तो इसको लिखिएगा एम डेल्टा वी और एच की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए 1/2√h/पाई। तो अगर आप डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2m और ये वैल्यू हो जाएगा h/पाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equals to 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आपको ग्राम में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए अगर आप अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी और ये वैल्यू किसका इक्वल होता है h/4 पाई, ठीक है। अगर मैं इसी को लिखूँ डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ h/4 पाई। और अगर मैं लिखूँ इसको डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी तो इसको लिख सकता हूँ h/4 पाई एम, ठीक है। अब देखिए डेल्टा पी की वैल्यू दिया गया है और ये वैल्यू कितना दिया गया 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या ये वाला फार्मूला एम डेल्टा वी को आप क्या लिखते हो, डेल्टा पी लिखते हो ना, तो डेल्टा वी को क्या लिखोगे डेल्टा पी अपॉन एम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब इसका वैल्यू दिया है 1.0 × 10⁻18 और एम का वैल्यू दिया है 9 × 10⁻28। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा 1.1 × 10⁹ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, ये देखिए आपसे बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप याद करिए कि ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो 2n² से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट अपने को। अब आपसे पूछा जा रहा है सबशेल में बताओ, ठीक है। तो सबशेल में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला लगाइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इन अ सबशेल। अगर सबशेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो इसके लिए ये रूल लगाना पड़ता है 4l+2। क्या लगाना पड़ता है 4l+2, ठीक है जी। कहीं कहीं इसी फॉर्मूला को ऐसे दिया रहता है 2 × 2l+1, ठीक है जी। ये दोनों का मतलब यही है, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसेल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्या लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे एल की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो 0 होता है एस की वैल्यू के, एस के लिए तो एस लिखिए। अब फॉर्मूला लगाइए तो आपके पास है 4l+2। तो कैसे लिखोगे 4 × 0+2, ये होगा 2, यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो अगर आप देखते हो जब भी आप एस लिखते हो, चाहे 1s का हो तो भी 2 लिखते हो, चाहे वो 2s का हो तो भी 2 लिखते हो, तो मैक्सिमम आप इतना भर सकते हो। अब एल का वैल्यू 1 लेते हैं तो सबशेल अपना पी होता है, तो यहाँ पे लीजिए 4l+2, तो ये हो जाएगा 4 × 1+2, तो ये हो गया 6। तो आप अगर 2p का हो तब भी 6 डालते हो, 3p का हो तब भी 6 डालते हो। तो इस तरीके से, उसी तरीके से अगर आपके पास l का वैल्यू 2 आए तो सबसेल d हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ 4l+2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 2 प्लस आपका हो गया 2,
ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 3D का हो तब भी 10, 4D का हो तब भी आप 10 डालो इसमें, 5D का हो तब भी 10 डालो। उसी तरीके से अगर L का वैल्यू 3 हो जाए तो ये सबसेल होता है F। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 4L + 2 इक्वल्स टू हो जाए 4 × 3 + 2, ये आपका होता है 14। तो 4F अगर हो तब भी 14 डालना है, 5F हो तब भी 14 डालना है, यानी ये आपका इस तरीके से। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा जी, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखिए जी, यहाँ पे आपको क्या क्या सोचना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपका एन का वैल्यू लेस देन नहीं हो सकता है, ठीक है। पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि अगर एम की वैल्यू निकालोगे तो एम की वैल्यू -L 0 से लेके +L तक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है जी, याद रखना है। अब आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू हमेशा 3 से कम होना चाहिए, तो 2 है, चलेगा, सही है। और देखिए एल की वैल्यू जब 2 है तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -2 से लेके +2 तक। तो देखिए कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, और एस तो कुछ भी हो सकता है, -1 +1 -½ +½ कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये तो परमिसेबल है, मतलब ये पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एन का वैल्यू अगर आप 4 कर रहे हो तो एल का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, देखिए 0 है, बिल्कुल सही। अब देखिए एल का वैल्यू जब 0 हो, याद रखिए, तो एम का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तो ये है। और एस का वैल्यू तो ± कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एन का वैल्यू देखिए क्या है, 5 है, तो एल की वैल्यू 5 से छोटा है, चलेगा। और एम की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, -3 0 +3, तो देखिए बीच में आ रहा है, तो ये भी आपका परमिसेबल है। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, ये सही है। लेकिन एम का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2 से लेके +2 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। तो ये परमिसेबल सेट नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि अ 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लाइट के लिए याद रखिएगा, लाइट के लिए अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे लेमडा = आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला आप लगाते हो hc/λ = E, ये हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, या लेमडा = c/ν, ये हमेशा लाइट वाले टर्म्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल्स है और वो अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है जी। ये फार्मूला जो अप्लाई होता है वो सिर्फ वेव नेचर वाले के लिए, लाइट के लिए यूज करते हैं। तो पार्टिकल नेचर वाले के लिए आप लोग फार्मूला लगाना होता है लेमडा = h/p, और इसी को लिखते हो h/mv। अब देखो h का वैल्यू दिया है 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक है, डिवाइडेड बाई m का वैल्यू दिया है कितना, 0.66 kg, और इंटू ये आपका 100 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको लिखता हूँ 66 डिवाइडेड बाई 10 लिख देता हूँ, इसको देखिए इसको बदल रहा हूँ मैं, तो 66 डिवाइडेड बाई 100 लिख देता हूँ 1, ठीक है जी, ठीक। और ये आपका 100 है, और ऊपर आपके पास क्या है 10⁻⁻34। तो देखिए ये 100 से 100 कैंसिल, ये 66 से ये कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया 1 × ये हो जाएगा 10⁻⁻35, ये नीचे से ऊपर गया, तो इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। देखिए जी, इसको हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एनर्जी लेवल है, देखिए जी क्या क्या है, हमारे पास 4th एनर्जी लेवल है, मतलब 4 में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला जो आप लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, ठीक है, इन अ शेल, किसी भी शेल में अगर आपको निकालना है तो वो फार्मूला होता है n², ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4th सेल में निकालना है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब आइए समझते हैं कैसे ये 16 हुआ। तो 4th ऑर्बिट में या 4th सेल में आपके पास क्या क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा सब सेल 4s मिलेगा,
आपके पास मिलेगा 4p, आपके पास मिलेगा 4d और आपके पास मिलेगा 4f, इतना मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। और इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और लीजिए 7। तो अब आप सबको ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एस का प्लस 3p का प्लस 5d का प्लस 7, तो इसको ऐड करिए। 3 and 1 4, 4 and 5 9, 9 and 9 and 7 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? 16। तो किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिट्स में अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालना है, तो आप n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा एंड 1 एंड लैम्डा 2 विल बी। तो देखिए जी, आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ रेडिएशन का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? hc बाई लैम्डा। आप क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी? लैम्डा के। तो अगर आप दोनों का रेशियो लीजिए E1 अपॉन E2, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है जी। अब देखिए E1 की वैल्यू दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू दिया है 50, और ये आपका हो गया लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1। अब इससे इसको कट कर दीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं? लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पे देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या है जी? ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि इफ़ n इक्वल्स टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो रूल है वो हमने पढ़ा था अब्बो प्रिंसिपल। ठीक है, और अब्बो प्रिंसिपल में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल। ठीक है, और हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो आपको फिलिंग होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? तो वो आपको बोला गया था लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ। हायर एनर्जी मतलब वैसे सबसे जिसकी एनर्जी लो है उससे आपको किधर जाना है? हायर एनर्जी शेल की तरफ जाना है। और ये इसका डिटर्मिनेशन हम किससे करते हैं? तो इसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं n+l रूल से। यानी अगर आपके पास बोल सकते हैं कि n+l का अगर लोअर वैल्यू आएगा तो वो पहले भरेगा, 2n+l जिसका हायर वैल्यू आएगा वो बाद में भरेगा। ठीक है। अच्छा, किसी किसी केस में n+l की जो वैल्यू अगर इक्वल हो जाए दूसरे के, है ना, अगर मान लीजिए किसी सेल 1 मान लेता हूँ और ये 2, अगर इनके लिए n+l का रूल, तो यहाँ पे शेल नंबर डोमिनेंट होता है। यहाँ पे शेल नंबर क्या होता है जी? डोमिनेंट होता है। मतलब जिसका शेल नंबर ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है। अब आइए, अब हमारे लिए n का वैल्यू कितना दिया गया है जी? 6 दिया गया है। ठीक है, तो n का वैल्यू 6 दिया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पहला दिया है ns, मतलब 6s हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आपको दिया गया है n-2, यानी 6 - 2 कितना हो गया जी? 4f हो गया। उसके बाद दिया है n-1, तो 5d हो गया, और np मतलब 6p हो गया। अब इसके लिए मैं अगर n+l रूल निकालता हूँ, तो देखिए l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, तो n+0 करिएगा तो ये 6 आएगा। ठीक है जी, ये आपका वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। f के लिए 3 होता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 और d के लिए l का वैल्यू 2 7, और ये हो गया आपका 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन भरेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे भरेगा ns। ठीक है जी। उसके बाद क्या जाएगा? अब देखिए तीनों का वैल्यू सेम हो गया, तो वैसे केस में आपको शेल नंबर देखना है, तो 4 5 6 देख पा रहे हैं। तो उसके बाद भरेगा 4, तो n-2 आपका हो जाएगा f। फिर इसके बाद भरेगा n-1, ये आपका हो जाएगा d, और फिर आपको होगा np। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपके पास कहीं है तो वो लगा लीजिए। तो ns, ठीक है जी, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट सेल है,
फिर ये आपका क्या है जी, सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है, ये आपका फिफ्थ सेल है, और ये आपका सिक्स्थ सेल है। ठीक है जी। मैं इधर इसका, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, और ये आपका N6 है। ठीक है जी। और ये आपका न्यूक्लियस है। तो आप इनका एनर्जी लिख सकते हो ना, ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया E4, ये हो गया E5, और ये हो गया E6। ठीक है जी। अब इन सबके एनर्जी को आप लिख लीजिए, E1, E2, E3 कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है En ऑर्बिट का अगर निकालते हो तो लिखते हो -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी, ये आपको याद है, ये एनर्जी आपका होता है। अब आप सबका एनर्जी निकालिए। तो देखिए फर्स्ट का अगर निकालते हैं आप एनर्जी, तो फर्स्ट का एनर्जी कितना आता है, -13.6। ठीक है जी। उसी तरीके से सेकेंड का निकाल लीजिए। तो सेकेंड का निकालिएगा तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जी, ईवी में। फिर देखिए, फिर आप और ऊपर जाते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और ऊपर जाते हैं तो आपके पास होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आप किस में निकाल रहे हैं, फिफ्थ में निकाल रहे हैं। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 25 कर दीजिए, तो ये होता है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप सिक्स में निकालते हैं तो 13.6 डिवाइडेड बाई 36 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आता है -0.377 या 8, जो भी आप कर लीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जब दो के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो वो क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में? यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये सबसे कम आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, सबसे कम आएगा। और सबसे ज़्यादा कौन आएगा, तो सिक्स्थ और -1 का जो डिफरेंस निकालिएगा ये सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये होगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा और ये होगा मिनिमम। मिनिमम एनर्जी आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप एनर्जेटिक फोटोन की बात करते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उसका क्या होगा, एनर्जी भी कम होगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो ये याद रखिएगा कि जो एनर्जेटिक फोटोन होगा वो उसका एनर्जी कम होगा जब उसमें हायर ऑर्बिटल्स का डिफरेंस लोगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब आप सिक्स और किसके बीच में, फिफ्थ के बीच में जो ऑप्शंस देख रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस कम आएगा। 6 और 1 के बीच में सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, 6 और 5 में सबसे कम आएगा। उसके बाद किस में ज़्यादा आएगा जी, उसके बाद आपको आएगा किस में, 5 और 4 के बीच में सबसे कम आएगा। उसके बाद आएगा 6 और 5 के बीच में आएगा। फिर आएगा 5 और 4 के बीच में। और सबसे ज़्यादा किसके बीच में आएगा, 6 और 1 के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा और ये आपका क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है, लेमडा पूछ सकता है। तो यहाँ का जो लेमडा होगा वो मैक्सिमम होगा और यहाँ का जो लेमडा होगा वो मिनिमम होगा। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे एनर्जी के बारे में पूछा गया तो हमारा जो ऑप्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, 6 से 5th वाला। 6 से 5th वाला देखिए हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा होगा 6 से 5th, कम होगा सबसे, फिर आएगा 5th to 4, फिर आएगा 5 to 3 और फिर आएगा 6 to 1। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स इन। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि आप इन्फिनाइट से, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। इन्फिनाइट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, मान लीजिए फर्स्ट में फॉल हो रहा है। अगर आप इन्फिनाइट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ फॉल करा रहे हैं, सेकेंड में फॉल करा रहे हैं। इन्फिनाइट से आप कहाँ फॉल करा रहे हैं, थर्ड में। ठीक है, इन्फिनाइट से आप कहाँ फॉल करा रहे हैं, फोर्थ में। तो अब नाम लिख लीजिए, ये आपका होता है लाइमन सीरीज। ठीक है, ये होता है लाइमन, ये होता है बाल्मर। ठीक है,
नेक्स्ट वाला जो लिखते हैं वो आपका होता है पाश्चन, इसके बाद होता है ब्रैकेट, फिर इसके बाद जो होता है वो होता है पी फंड। अगर आप फिफ्थ में डालते हैं तो ये होता है पी फंड। तो देखिए हमने क्या बोला था कि जितना ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है जी, यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस निकालिएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, वहाँ एनर्जी क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। और जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होगा यहाँ पे इसके लिए अगर हम निकालें तो यहाँ की एनर्जी जो होगी वो आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जहाँ का एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ लिम्डा क्या हो जाएगा जी, मिनिमम हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं आप, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इनके लिए जो वेवलेंथ होगा स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ अगर एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे लेमडा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और लेमडा मैक्सिमम का मतलब होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट है ना वेवलेंथ। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, लाइमन सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर बोर मॉडल, ठीक है। तो देखिए बोर मॉडल क्या इसमें स्टेटमेंट में गलत दिया गया बोर्स के अकॉर्डिंग। देखिए बोर्स ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था, तो इट स्टेबलाइज स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये बात सही है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है, मतलब इस तरह से स्टेबल दिया था। इट इज कंट्राडिक्टेड विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बात सही है। बोर्स पार्टिकल्स नेचर को एक्सप्लेन किए थे, उसके बेस पे अपने मॉडल को एक्सप्लेन किए थे, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वहाँ पे पार्टिकल्स नेचर के पोजीशंस को भी यहाँ पे आपको वेव नेचर्स के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट जो है इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन को हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल्स एंड वेव्स, तो देखिए ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पार्टिकल्स नेचर्स को सोच के समझ के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर्स के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसलिए हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये है बोर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ L इक्वल्स टू 3 N इक्वल्स टू 4। अब देखिए जी यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दिया गया 3, और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दिया गया 4। नहीं, हम यहाँ पे गलत लिख दिए। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया है 4 और L की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया है 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर बताता है जी, ठीक है, ये शेल नंबर को बताता है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सब शेल को बताता है, सब शेल को बताता है। अब देखिए अगर L की वैल्यू आपका 0 हो जाए तो सबसेल S होता है, 1 हो जाए तो सबसेल P होता है, 2 हो जाए तो सबसेल D होता है, 3 हो जाए तो सबसेल F होता है, 4 हो जाए तो सबसेल G होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं सबसेल बनाऊँ तो यहाँ पे आपके पास आंसर होगा 4F। क्या हो जाएगा जी, 4F। और देखिए F में हमने अभी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बताया था, फॉर्मूला होता है 4L + 2, और 4 इंटू L का वैल्यू कितना होता है 3 और +2, तो ये वैल्यू होता है 14। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम जिसका Z इक्वल्स टू 37 है। अब देखिए जी रुबीडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या आता है लिथियम, फिर उसके बाद क्या आता है जी सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम, और फिर आता है सीजियम, और लास्ट में आता है फ्रांसियम। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको लिखने से क्या होगा, देखिए फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसका पीरियड नंबर निकाल लूँ, ये फर्स्ट पीरियड में हुआ, ये यहाँ से क्या है जी सेकंड पीरियड में हुआ, ये यहाँ से किस में थर्ड पीरियड में हुआ, ये यहाँ से फोर्थ पीरियड में हुआ, और ये आपका फिफ्थ पीरियड में हुआ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आएगा 5s1, क्या आएगा 5s1। अब आपके पास 5s1 है, यानी ये फिफ्थ शेल का ये है 5s1, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये। तो अब इसके लिए n का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 5, L का वैल्यू S के लिए क्या होता है 0, तो M का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, और S का वैल्यू आप जो चाहे प्लस में है तो प्लस लिखिए, माइनस में है तो माइनस में, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो 5 0 0 ये वाला करेक्ट आंसर है, 5 0 0 एंड प्लस हाफ, तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है टोटल एंगुलर ऑर्बिटल ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो देखिए जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √² L × L + 1, और ये होता है h/2π,
अब p इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, तो p के लिए l का वैल्यू कैलकुलेट करिए, 1 होता है जी, ये हो गया 1 + 1 और ये हो गया h/2 इसको सॉल्व करिए, ये हो गया √2 इंटू h/2 ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास √2 है और नीचे 2 है तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, रेशनलाइज करें, ऊपर √2 डिवाइडेड बाई नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा √2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 1/√2 भी लिख सकता हूँ। यानी अगर आपके पास √2 डिवाइडेड बाई 2 है तो आप इसको लिख सकते हो 1/√2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ h/√2 ठीक है। तो h/√2 कहाँ आंसर है आपके पास, ये वाला आंसर है, ठीक है, करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स upon which 1 × 10⁻14 second inverse frequency light is focus the maximum kinetic energy of emitted electron। तो देखिए जी यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा, ठीक है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, जो एनर्जी आप इंसिडेंट करते हो ये ई होता है। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। आपको यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई माइनस W0। अब ई को आप लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो एच, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो देखिए यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 6.625 इंटू 10⁻−34 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका कितना जी, 1 इंटू 10⁻−14 है -5 इंटू 10⁻13। तो देखिए पावर अलग अलग है, तो पहले आप पावर को सेम करके तब आप उसको माइनस करना। तो इसको मैं 10 लिख देता हूँ और 10⁻13 -5 इंटू 10⁻13 तो 6.625 लिखते हैं इंटू 10⁻−34 और ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 10⁻13, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.625 इंटू 5 इंटू 10⁻, ये 13 है और तो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो गया तो -34 + 13 कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 2 = 10, 2 = 12 हो गया, 30 × 1 = 31 हो गया और 30 और 3 = 33 हो गया, ठीक है। इतना इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4 में से 3 का कितना हो गया 1 और ये हो गया आपका 11, ठीक है। अब इसको 3.3 में कर दीजिए, 3.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा ये 22 होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, आप पीछे की तरफ ला रहे हो तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3.3 -20 वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि इन बोर्स ऑर्बिट NH/2 इंडिकेट्स। देखिए जी यहाँ पे ये डायरेक्ट पोस्टुलेट है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपको लिखते हैं NH/2, ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। तो आपका ये आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट, विच फ्रीक्वेंसी इज इतना। तो देखिए जी आपको वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है जी, c/न्यू, क्या होता है जी, c/न्यू। अब c का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁻17, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 6 इंटू 10⁻15। ये हम निकाल रहे हैं किस में, नैनोमीटर, ऊपर लिखे नैनोमीटर पर सेकंड और नीचे आपका है पर सेकंड। तो इसमें हम लोग ये कहानी जो करेंगे ये नैनोमीटर में आएगा। ये किस में आएगा जी, ये आपका जो वैल्यू आएगा ये नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको बदलना नहीं है। अब इसको कट करिए, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻², ठीक है जी। तो अगर मैं इसको लिखूँ 0.5 और इसको लिखूँ 100
तो ये हो जाएगा 50। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 नैनोमीटर में आपका ये वैल्यू होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि बेस्ड ऑन इक्वेशन E इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10⁻18 जूल, और यहाँ पे दिया है Z²/n², एनर्जी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। देखिए जी, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास जो रहता है इलेक्ट्रॉन, वो लूजली बाउंडेड तो नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं लग रहा है। और भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी सिंपली मीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इन इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बात सही है। लार्जर द वैल्यू ऑफ एम लार्जर द ऑर्बिट रेडियस, ये भी बात सही है। इक्वेशन कैन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप चेंज ऑर्बिट, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है जी, नॉट करेक्ट ऑप्शन है, वो आपका फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया है, एन की वैल्यू कितना दिया गया है 3, एल की वैल्यू कितनी दी गई है 1, और एम का वैल्यू भी 1 ही दिया गया है। तो अगर मैं इसका बनाऊं तो ये हमारा 3p होगा, लेकिन 3p में जो अगर आप बात करते हैं 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे। तो एक का वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ, एक का 0 लेता हूँ, एक का प्लस लिख रहा हूँ, तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। तो किसी एक ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है, किसी एक ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 24th क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद 3 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन एज 1.8 इंटू 10⁴ देन पार्टिकल एज। अब देखिए आपको यहाँ पे पार्टिकल्स को पहचानना है, तो पार्टिकल्स को पहचानने के लिए आपको पार्टिकल्स का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, पार्टिकल्स का क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूँ, ठीक है, अगर देखूँ तो इसका मास लगभग 1 mu के इक्वल होता है, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर याद करिए, हम लोग इसको याद किए थे। इसका अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग हीलियम के मास को लेते हैं, तो ये 4 ग्राम के केस में हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आप इसको केजी में बदल सकते हो। ड्यूटेरियम की बात करूँ तो ड्यूटेरियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ट्रीटियम को देखते हैं तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी यहाँ पे इसका मास 4 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, इसका आपका 3। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस जो डेटा दिया गया है, इस डेटा से हमको कुछ कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, पहले तो जो डेटा दिया गया उसको लिख लीजिए। वहाँ यहाँ पे आपको दिया है कि जो पार्टिकल्स का जो लेमडा है और जो इलेक्ट्रॉन का जो लेमडा है, इसका रेशियो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 है। पहला बात बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है 3 टाइम्स है, किससे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Vp/ve इक्वल्स टू 3। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ से मिल चुका है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब आप यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला इक्वेशन लगाइए, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। क्या लगाइएगा, h/mv। अब मैं यहाँ पे दोनों का रेशियो लेता हूँ, hp/λ p/λ e इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ h अपॉन, ये हो गया mp और ये हो गया vp इनटू, अब देखिए ये जब रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा me और ve डिवाइडेड बाई h। तो ये h और ये h कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास लैम्डा p अपॉन लैम्डा e इक्वल्स टू आ गया me ve अपॉन mp vp। ठीक है जी, अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको निकालना है mp। तो mp इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, me इंटू ve इंटू, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देता हूँ। देखिए ये वैल्यू तो आपको दिया गया है, ये वैल्यू कितना दिया गया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻4। अब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ve डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, आप यहाँ पे लिखिए कितना mp, और vp के जगह पे मैं 3ve लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, mp इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻4 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 3,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में आएगा। तो ये मास जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। तो इस तरीके से आपका 24 का जो आंसर होगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 दिया गया है, l की वैल्यू जो है आपको 1 दिया गया है और m की वैल्यू जो है आपको 0 दिया गया है। ये तो आपको शेल बताता है, शेल नंबर बताता है कि कौन सा शेल है, ये आपको सब शेल बताता है, ठीक है। और ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, यानी इसका जितना वैल्यू होगा उतना ही ऑर्बिटल होगा। तो m का एक ही वैल्यू दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल्स का जो नंबर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है, लाइट का आपको यहाँ पे दिया गया। तो जूल में आपको एनर्जी को क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखिए एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाता है जी, hc/λ, ठीक है। अब c का वैल्यू दिया है 6.6, h का वैल्यू दिया है और ये हो गया -34, c का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸। अब देखिए लेमडा का वैल्यू नैनोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 45 × 10⁻⁻9 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं पावर को एक साथ कर लेता हूँ, ये हो गया 3, ये हो गया 45, ये हो गया 10⁻34, ये हो गया 10⁸, ये हो गया 10⁹, ठीक है जी। ये हो गया 6.63 × 3, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम लोग इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 9, 18 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 45। इसको सॉल्व कर लिए 10⁻⁻34 इंटू 10⁻, ये हो गया 17, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 19.89 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। ये जूल में वैल्यू आएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 0.442 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए आप इस डेसिमल को इधर राइट की तरफ लाइए, तो ये हो गया आपका 4.42 इंटू 10⁻⁻18 आंसर जूल में आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटो इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, ठीक है। और यहाँ आयंस आपको क्या दिया जी, ऑप्शंस में दिया गया है और इनके जो एलिमेंट है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में, उनका एटॉमिक नंबर दिया गया। देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं √² n इंटू n+2 और इसका यूनिट लेते हैं बोर मैग्नेटो। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिए। अगर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू 2.83 इतना दिया है, तो याद रखिए कि जो ये डेसिमल के पहले वाला जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको इन सभी का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसमें से देखना है कि किसके पास जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप उससे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास है क्या, टाइटेनियम जिसका होता है 22। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है 3s2 और 3d2। उसी तरीके से अगर मेरे पास है निकल, तो निकल का होता है जी 28, तो इसको लिखूंगा 3s2 और 3d8। उसी तरीके से मैं क्रोमियम का लिखूं 24, इसका होता है 3s1 और 3p5। और उसी तरीके से मैं किसका लिखूं, Mn का, Mn का होता है 25, तो इसको लिखूंगा 3d2 और 3s2 और 3d5। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका दिया है Ti+3, तो Ti+3 का जब लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए ये 2 चला जाएगा और इसमें से एक आएगा, तो ये होगा D1। यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 1 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ये देखें निकल +2, तो निकल +2 हो गया, तो आपके पास बचा 3d8। अब 3d8 में देखिए 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। आगे बढ़िए Cr+3, तो देखिए यहाँ से 1 गया, यहाँ से आपको 2 गया, तो ये हो गया 3d3, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। उसी तरीके से Mn+2 में देखिए, Mn+2 में तो ये हो जाएगा 3d5, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आप इस वैल्यू को रख के देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगा कितना 4, ये 8, और इसको सॉल्व करिएगा तो 2.83 BM की वैल्यू आपको मिलेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ py ऑर्बिटल इज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए अगर p सबसेल की बात करते हैं तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। एक को आप क्या बोलते हो px, दूसरे को क्या बोलते हो py, और तीसरे को क्या बोलते हो। तो ये जो इनकी एनर्जी जो होती है px की, वो इक्वल होता है एनर्जी ऑफ py के, और ये इक्वल होता है एनर्जी ऑफ pz के। इसीलिए हम इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो ऑप्शंस में आइए देखते हैं कि 2py का जो है वो ग्रेटर देन px होगा, ये बात गलत है जी। लेस देन pz होगा, ये भी बात गलत है। सेम एज px एंड py, 2px एंड 2py, बिल्कुल ये बात सही है। इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू 2s ये हर एक कंडीशंस में नहीं होता है। 2s इक्वल्स होगा 2p के, यानी 2p या 2py या 2pz, ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस के लिए एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले के लिए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये एप्लीकेबल होता है कि 2s की एनर्जी 2p 2x 2pz इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर होगा तो नहीं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया कि किसके लिए बोला गया था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट देखिए आपके पास है कि द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश बाय। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई भी ऑर्बिटल आप ले लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास 3s2 है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n = 3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी n = 3 लिख सकता हूँ, l = 1 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, l = 0 लिखूंगा, m = क्या आएगा, 0 आएगा, m = क्या आएगा, 0 आएगा। s = देखिए एक के लिए अगर मैं +½ लिखूं तो दूसरे के लिए मैं -½ लिखूंगा। तो यहाँ पे एक स्पिन क्वांटम नंबर है जो इसको बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। जो आपका d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है जी, जो हमारा d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल्स का अगर आप ज्योमेट्री शेप देखते हैं तो ये होता है डबल डंबल शेप्ड होता है। अब ये डबल डंबल शेप में हम लोग इसको 2 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक तो अलोंग द एक्सिस लिखते हैं, अलोंग द एक्सिस, और दूसरे को हम लोग लिखते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। मतलब एक में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है और दूसरे में आपका बिटवीन द एक्सिस है। अब देखिए अलोंग द एक्सिस में देखिए क्या होता है, अलोंग द एक्सिस में 2 आपके पास ऑर्बिटल्स आते हैं, इसको बोलते हैं dx² - y², और ये आपका मान लीजिए कि क्या है जी, x है और ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका z है। यहाँ पे जो आप लेते हो ऐसा होता है बेबी सूत्र की तरह, इसको होता है dz²। यहाँ पे जो लेते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या है जी, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका z है, ये y है, ये आपका z है। अब यहाँ देखिए ये बीच में आएगा ऐसे बिटवीन द एक्सिस, तो इसको बोलते हो dxy। इनके बीच में आएगा, इसको बोलते हो dzx। इनके बीच में आएगा, इनको बोलते हो dzy। तो अलोंग द एक्सिस आपके कौन हुए, dx² - y² एंड dz²। तो ये वाला जो आपका आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें आपको बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। तो देखिए जी आपने क्या बोला था कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और l की वैल्यू 1 है। तो आपके पास जो सबशेल बनेगा वो बनेगा 3p, और 3p में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप m की वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक ऑर्बिटल्स में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू। तो देखिए बोर्स मॉडल जो होता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ये आपका आंसर जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस एंड एनर्जी इन ऑर्बिट एन इज रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n² के,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के, और रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, ये बात सही है जी। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर, ये भी बात सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ये बात गलत है जी, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 2s की वैल्यू एनर्जी जो होता है 2p के इक्वल होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसके लिए। बाकी ये वाला तो सही है, तो इसके लिए थर्ड आंसर जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोला कि फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस n इक्वल्स टू 5 to n इक्वल्स टू 2, देन इमिटेड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 434 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 2 विल बी, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक हमने इक्वेशंस पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि 1/λ इक्वल्स टू होता है r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये पढ़ा था। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं r इंटू जेड स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। अगर मैं इसी को लेमडा लिख दूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/r इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया, उसको समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि आपका पहला जो कंडीशन दिया गया है, मान लीजिए कि मैं इसको लेता हूँ लेमडा 1, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ, लेमडा 5/2 लिखता हूँ, लेमडा 5/2 मतलब 5 से 2 में जा रहा है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखूँ, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, और यहीं पे मैं लिखता हूँ 1/r, जेड का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमने लिख दिया किसके लिए, ये लिख दिया 5 to 2 ट्रांजिशन के लिए। दूसरा जो हम रेशियो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं लेमडा 4 to 2 ट्रांजिशन के लिए। तो मैं इसमें डिवाइड कर दूँ किससे, n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/r। और ये वैल्यू मैं किसके लिए ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ 4 और 2 के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कट जाएगा, यहाँ से ये वाला वैल्यू कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू दिया है 434, ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ n1 का स्क्वायर। अब देखिए n1 के स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास एक हो गया, ये हो गया 5 और 2 के लिए इंटू, अब देखिए ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ये आपका किसके लिए हो गया, ये हो गया 4 2 के लिए। अब सॉल्व कर लीजिए, हो गया 4 इंटू ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4, और ये आपका हो गया 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हो गया 4 इंटू 25, तो ये हो गया आपका 100, ये आपका हो गया 100, और ये हो गया 21 इंटू ये हो गया 12, और ये हो गया 64, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 1200 और डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करिए 21 इंटू 64, तो ये वैल्यू हो गया 1344। हमें क्या निकालना है, हमें लेमडा निकालना है जी। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 434 इंटू 1344 डिवाइडेड बाई 1200। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 583296 डिवाइडेड बाई 1200। तो डिवाइड कर देते हैं 1200 से, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 486.08 नैनोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट ऑफ एन एटम पोसेस ए स्फेरिकल शेप इन which the positive charge is uniformly distributed and electrons are embedded into
इन सच ए मैनर डेट गिव्स स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ वाज गिवन बाई। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट थॉमसन्स मॉडल का था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ऑर्बिटल मतलब एटम है, और इस एटम में हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें जहाँ तहाँ ये देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। इसी को हम लोग जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3 देन सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। तो देखिए ये सिंपल सा है, यहाँ पे ये आपको मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 है, और ये x है, और देखिए x के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 5 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी, तो इनको क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा Mg3 और x2, Mg3 x2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4d 5d 5f 6p और ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ पे डिक्रीजिंग एनर्जी, तो आपको यहाँ पे n+l रूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखिए 5 + 4 3 ना, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5 + 1, ये हो गया 6, ये हो गया 4 + d यानी 2, ये हो गया आपका 6। तो देखिए ये सही है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग पहले भरेंगे। तो ऑप्शंस आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी 5f का है, फिर 6p का है, फिर 5p का है, फिर 4d का है। दूसरे ऑप्शंस में भी देख लीजिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। ठीक है जी, तो विजिबल रीजन में कौन फॉल करता है, बाल्मर सीरीज, ठीक है, तो याद रखिए